स्टार्ट करते हैं बच्चा। वो है यस। बायोमोलिक्यूल का सेकंड पोर्शन, प्रोटीन। ठीक, आज सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी पे या एनसीईआरटी को ओपन करिए और हेडिंग कर दीजिए प्रोटीन। पेज बाहर है, पकड़ा दो। ठीक, वैसे तो इस साल हम लोगों के पॉलीमर हट गया है बच्चा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, जितने बायोमोलिक्यूल हैं, ये सिंपल यूनिट के मेकअप से ही बने हुए होते हैं। बाहर है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है वो पॉलीमर है किसका? अल्फा अमीनो एसिड्स का मैम। वेरी गुड, अल्फा एमिनो एसिड का। इसका मतलब प्रोटीन हो गया पॉलीमर यूनिट, इसकी मोनोमर यूनिट हुई अल्फा एमिनो एसिड्स। क्लियर? ये अल्फा एमिनो एसिड्स मेन इसी एक पॉइंट की कई सारी छोटे 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 क्वेश्चंस बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक साइड में एसिड ग्रुप प्रेजेंट है और एक साइड में अमाइंस ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर? यस और नो? यस मैम। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 मैम। 4 होती है। अभी कितनी सेटिस्फाइड हुई? 2। 2। अगर ये 2 मैंने हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दी, तब ये जो अल्फा एमिनो एसिड बना इसका नाम होता है बेटा ग्लाइसीन। और सिर्फ ये ग्लाइसीन एक ऐसा अल्फा एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ asymmetric carbon atom. What do you mean by asymmetric carbon atom? अलग अलग जुड़ा हुआ हो तो क्या इसमें चीज चारों जुड़ी? बॉन्ड से अलग अलग। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। और अगर आप इस वाले कार्बन को देखिए जो हमारे पास है, जो मैंने ग्लाइसिन में कार्बन लिया है, इस कार्बन में 2 ग्रुप एक जैसे हो जा रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन। यस? सिर्फ इस एक ग्लाइसिन के अलावा जितने भी अल्फा एमिनो एसिड्स आप स्टडी करेंगे वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि अब ये वाला कार्बन एक साइड में COOH, एक साइड में NH2, एक साइड में H और एक साइड में ये R मतलब एनी एल्किल ग्रुप। अब अगर आप इस कार्बन को देखिए तो इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो गई। यस और नो? Yes, ma'am. So this carbon is Yes, ma'am. chiral carbon. So all the alpha amino acid except glycine are optically active. Clear? यहाँ तक किसी के कोई डाउट? नो मैम। इसके अलावा बच्चा इस एक अल्फा एमिनो एसिड की जो स्पेसिफिक क्वालिटी आप पढ़ोगे वो है 1 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज ज्विटर आयन? या इसी ज्विटर आयन को कहा जाता है डाईपोलर आयन। डाई मीन्स Ma'am, 2. 2, पोल मीन्स डिफरेंट Two again. चार्ज, है ना? 2 पोल्स डेवलप होना मतलब एक ही कंटेंट में, एक ही मॉलिक्यूल में 2 अलग अलग
चार्ज का डेवलप होना। अब आप देखो तो यहाँ पर ये वाला NH2 के पास लोन पेयर, यस, यस मैम। और अगर लोन पेयर प्रेजेंट है बच्चा, तो जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेस। बेस। यहाँ पर ये COOH ग्रुप में H प्लस आयन रिलीज होने की टेंडेंसी, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर। तो ये आप बेस का लोन पेयर इस H के पास जो H प्लस बना था उसको इसने अपना लोन पेयर दे दिया, तो स्पीशीज क्या बन गई? NH3 प्लस। ये वाला बीच वाला H दोनों हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ आ गया COO माइनस आयन। यस, हमारे पास ma'am. ये एक मॉलिक्यूल जब ये aqueous फिगर में आएगा तभी इसका एसिड का H प्लस आयन रिमूव होगा, और जब ये H प्लस आयन रिमूव होगा जिसे अमोनिया का, जिसे NH2 ग्रुप अमीज का लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और NH3 प्लस आयन फॉर्म करेगा। तो स्पीशीज इन विच two opposite charges are present at the two ends are called Zwitter ion. Clear? Yes ma'am. याद रखिएगा पूरी NCERT में सिर्फ और सिर्फ 2 जगह ज्विटर आयन वर्ड यूज किया गया है। कोई बच्चा बताएगा कहाँ पर 2 जगह है? यस मैम। एक तो मैंने और बायोमोलिक्यूल। अमीन्स में मैम वो जो प्रॉपर्टीज हैं उसका लास्ट पैरा जो है उसमें है सल्फोनेशन। रिएक्शन दी है। ये सल्फोनेशन में एक अल्फा एमिनो एसिड वाले में आ गया और दूसरा सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। मींस एनिलीन वो भी NH2 ग्रुप का ही था। तो जब आपने इस NH2 ग्रुप की रिएक्शन, सॉरी, NH2 ग्रुप की रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड से। हाँ, फ्यूमिंग H2SO4 से कराई, तो OH माइनस और SO3 प्लस आयन जब आपस में कनेक्ट होगा तो इसका पैरा पोजीशन प्रोडक्ट डोमिनेटिंग होगा, बिकॉज पैरा इज ऑलवेज अ मेजर प्रोडक्ट। यस, नाइट्रोजन का लोन पेयर सल्फोनिक एसिड के H प्लस को अपनी तरफ माइग्रेट कराएगा एंड देन इट फॉर्म्स NH3 प्लस आयन और SO3 माइनस आयन। क्लियर? और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? कोई बताएगा? जनरल तो मैंने ज्विटर आयन बोल दिया, पर इसका नाम क्या होगा? NH3 प्लस और SO3 माइनस आयन। इसको आपने क्या बोला था? इसका क्या नाम था? सल्फानिलिक एसिड। नितिन, बात समझ में आई? Yes ma'am. ज्विटर आयन कहाँ कहाँ है पूरी बुक में अपने पास? मैम बायोमोलिक्यूल और अमाइन। हाँ, अमाइंस में। बायोमोलिक्यूल्स के भी किस सेक्शन में आप इसको डिस्कस करते हैं? प्रोटीन वाले अल्फा अमीनो एसिड। प्रोटीन। प्रोटीन का मोनोमर क्या हुआ? मैम मोनोमर। हाँ, प्रोटीन क्या है? मैंने ऊपर सबसे पहले क्या लिखा है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर। अल्फा अमीनो एसिड। यस मैम। तो प्रोटीन किससे बना? अल्फा अमीनो एसिड से। तो अल्फा अमीनो एसिड। इसकी सिंपलेस्ट यूनिट क्या हुई? लाइसिन। प्रोटीन की सिंपलेस्ट यूनिट क्या हुई बेटा जी? अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड अगर यूनिट, प्राइमरी यूनिट हुई, इनिशियल यूनिट हुई, तो इसी को तो आप मोनोमर कहते हैं। यस मैम। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम। अब अगली हेडिंग की तरफ मूव करिए कि जो मैंने आपको अल्फा एमिनो एसिड की बात कही, इस अल्फा एमिनो एसिड्स के डिफरेंट नेचर होने के कारण ही
डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रोटीन्स मेकअप होती है। क्लियर? तो अल्फा अमीनो एसिड अगर हम नेचर के अकॉर्डिंगली देखें तो 3 तरीके के हुए। कौन कौन से? एसिडिक, डीएनए। अच्छा, नेचर के हिसाब से कह रही हूँ बच्चा। नेचर क्या होगा? इसमें 2 ही चीजें तो थी, एक तरफ आपके पास एसिड ग्रुप था, एक तरफ आपके पास बेस ग्रुप था, और ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ था, यही तो अमीनो एसिड था आपके पास। तो नेचर कैसा होगा? या तो एसिडिक होगा या बेसिक। बेसिक होगा, या अगर बेसिक। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो या तो वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल। क्लियर? यस मैम। तो इसका मतलब पहला क्लासिफिकेशन अगर हम अल्फा अमीनो एसिड का देखें तो कौन से 3 तरीके के हैं? न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, और थर्ड वन इज बेसिक अमीनो एसिड्स। क्लियर? यस मैम। तुम लोगों को बच्चा यस बोलने में भी इतना टाइम लगता है क्यों मयंक? दूसरा क्लासिफिकेशन आता है इसकी रिक्वायरमेंट का, यानी कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, और कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। जो सिंथेसाइज करती है तो वो तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में है, और जब है तो हमें उसको बाहर से इनटेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऐसे अमीनो एसिड जिन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन एसेंशियल। और जो बाहर से हम प्रोवाइड कराते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसेंशियल। एसेंशियल। और एनसीईआरटी में देखिएगा 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल की लिस्ट दी गई है। जो 1 मार्क्स क्वेश्चन फंसते हैं वो यहीं से फंसेंगे कि कौन से एसेंशियल हैं और कौन से नॉन एसेंशियल हैं। तो कुछ एग्जाम्पल आपको एसेंशियल के 10 याद रखने हैं और 10 आपको नॉन एसेंशियल के याद रखने हैं। क्लियर? मैम कॉम्प्लेक्स है मैम, कैसे याद रखेंगे ऐसे? बेटा पढ़ना तो हर चीज में पड़ेगा, बिना पढ़े बिना मेहनत करे तो कुछ नहीं मिलेगा। कॉम्प्लेक्स है, मैंने स्ट्रक्चर नहीं कहा याद करने के लिए, मैंने एग्जाम्पल में नेमिंग्स कही हैं, जैसे ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथेमोइक एसिड। तो जितने वर्ड्स हैं वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे ना, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। और शायद यही कारण है कि बायोमोलिक्यूल मैथ्स का स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि वो थोड़ी सी मेहनत नहीं करना चाहता। सिर्फ 10 नाम एसेंशियल। आज का टास्क रखो, कल मैं सबसे सिर्फ ओनली 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स के नेम पूछूंगी, नॉट स्ट्रक्चर। क्लियर ऑल ऑफ यू? मैम किससे ओके पूछेंगे? मैम। आप सबसे पूछूंगी बेटा जब क्लास लूंगी। ओके। अब ये एमिनो एसिड्स एक तो नेचर के अकॉर्डिंगली हो गए, एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हो गए। इसके बाद आता है बच्चा कि जब ये एमिनो एसिड्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो कंबाइन कैसे हो सकते थे? अगर मेरे पास एक एमिनो एसिड्स NH2 CH R COOH है और इसी को मैंने ऐड कर दिया दूसरे एमिनो एसिड से, तो दूसरे एमिनो एसिड का फॉर्मूला भी NH2 CH R- और COH हो गया। अब एसिड ग्रुप का OH अमाइन ग्रुप के H के साथ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा। यस? यस मैम। तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा? बच्चा NH2 CH R CO NH, फिर CH R- और फिर COH। ये हमारी वो स्टेज है, ये हमारा वो एरिया है जहाँ पर 2 एमिनो एसिड्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। यस? यस मैम। जिसमें एक एमिनो एसिड का OH अपना OH को खो रहा है और दूसरे एमिनो एसिड्स का अमाइन ग्रुप अपने H को खो रहा है।
और दोनों आपस में कुछ कुछ चीज़ों को रिमूव करके कंबाइंड हो रहे हैं। इस सेंट्रल की बॉन्डिंग CONH बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर और नॉट? मैम क्लियर। यस मैम क्लियर। आप अगर मैं डिफाइन करने के लिए कह दूं तो कौन बच्चा मुझे डिफाइन करेगा व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज? चलो शाहनवाज तुम ही बताओ। मैम जो अमीन्स के बीच में जो लिंकेज होता है मतलब कीटोन ग्रुप के पास वाला उसको पेप्टाइड लिंकेज कहता है। शाहनवाज फिर मेरी बात को ध्यान से सुन बेटा, मैंने शब्द क्या बोला? ये जो प्रॉपर्टी थी पेप्टाइड लिंकेज की, ये किस क्लास में आप डिस्कस कर रहे हो? किस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हो? किस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हो? बोलो शाहनवाज, ये किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम लोग? मैम प्रोटीन। क्लियर? यस प्रोटीन मैम। बनाने के लिए आपने किस यूनिट को यूज किया? अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए किस बॉन्ड को यूज किया? पेप्टाइड लिंकेज। अब तीनों चीजें को जरा सा इंटरलिंक्ड कर दो तो देखो डेफिनेशन बनी कि whenever two amino acids or more than two amino acids are joined with each other with the elimination of a water molecule and it forms CONH bond. This is called peptide linkage. Am I right? यस मैम। अब इसको कौन बताएगा डेफिनेशन फॉर्म में? विशाल। Yes, विशाल ma'am. बोलो बच्चा, क्या है? व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज? Ma'am, protein are made up of alpha amino acid, which means they are polymer of alpha amino acid, and those alpha amino acid are joined by peptide bond, and that bond is peptide linkage. That alpha amino acids are joined with each other with the CONH bond, है ना? पहले Yes, तुम ma'am. उसको पेप्टाइड बोल दोगे तो फिर तुमने डेफिनेशन क्या निकाली? विद द ज्वाइनिंग विद द CONH bond. CONH bond, हाँ, and the elimination of water molecules. yes, this is called peptide linkage. Clear? Shahnawaz, what is glycosidic linkage? अनुराग, Yes, ma'am. what is glycosidic linkage बेटा? पढ़ाई थी हमने? Yes, ma'am. Linkage between two glucose molecules. फिर गड़बड़, खाली ग्लूकोज नहीं बोलो, लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स। Okay, जनरल थ्रो कर monosaccharide. बेटा, जनरल। खाली ग्लूकोज तो फिर तुमने एकदम फिक्स कर दिया ना। तो हमें केवल ग्लूकोज नहीं, वो फ्रक्टोज के बीच में भी होता है, वो लैक्टोज के बीच में भी होता है, वो गैलेक्टोज के बीच में भी होता है। तो यू आर टेलिंग जनरल टर्मिनोलॉजी जो सबको कवर कर ले जाए। क्लियर? Okay, okay. अंकित, व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च? Ma'am, alpha D glucose and alpha D fructose. बच्चा मैंने क्या पूछा? स्टार्च। स्टार्च इज पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड? Disaccharide. कल के नोट्स को ओपन करो। Yes, ma'am. Amylose and माइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। amylopectin. Yes, ma'am. तो स्टार्च इज पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स? And poly. अब नहीं भूलना, ओके? Yes, ma'am. एक एक Yes, नंबर ma'am. के क्वेश्चंस है बेटा जो आपको बहुत सारे नंबर दिलाएंगे। बार बार कह रही हूँ कि कल का जितना पढ़ा था उसको रिवाइज करके बैठोगे तो गलतियाँ कम होंगी। तो हम अब आज की डेट में हमारे पास डिक्शनरी में 2 तरीके की लिंकेज आ गई। कौन कौन सी? कल हमने कौन सी पढ़ी थी? ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। यस, ये किस टॉपिक से रिलेटेड थी हमारे पास? Carbohydrate. हाँ, इसमें हमने मोनोसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड्स को जोड़ रही थी। आज हमने कौन सी पढ़ी? पेप्टाइड लिंकेज। ये किसको कनेक्ट कर रही थी? पॉलीसेकेराइड।
नहीं बेटा जी, पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन्स। फिर गड़बड़। Amino acid. एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड लिंकेज आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन which connects अल्फा एमिनो एसिड्स। क्लियर? यस मैम। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? आगे चलूं? यस। अब जब ये पेप्टाइड लिंकेज आपस में बननी शुरू हो जाएगी बेटा, तो पहले डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड और लास्ट में जाके क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड, है ना? और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ही आप क्या कह दोगे? प्रोटीन। क्लियर? यस मैम। तो अब हमारे पास क्या चीज़ प्रिपेयर हो गई? प्रोटीन। अब इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो नेक्स्ट प्रोटीन जो हमारे पास बन के आ रही है वो किस तरीके की आ रही है? अगला क्वेश्चन हमारा जो बोर्ड का आता है वो डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो हमने अल्फा एमिनो एसिड से क्या बना लिया बच्चा? अल्फा एमिनो एसिड से क्या बनी? प्रोटीन। प्रोटीन। किसने हेल्प करी? पेप्टाइड लिंकेज। गुड, वेरी गुड। पेप्टाइड लिंकेज ने हेल्प कर दी। अब जब हमारे पास ये प्रोटीन बन के तैयार हो गई, अब हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में सोचा कि अब ये जो पेप्टाइड लिंकेज है ये किस किस तरीके से बाइंड अप हो सकती थी। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर ये कितनी तरीके की हुई? दो तरीके की। वन इज फाइब्रस, फाइब्रस, सेकेंड वन इज ग्लोबुलर। ग्लोबुलर। आप सबने एनसीईआरटी भी अपने पास रखी हुई है इस समय ओपन करके? Tell me. Yes, ma'am. यस मैम। ध्यान से 1 सेकंड का टाइम लेना और 3 पॉइंट फाइब्रस प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक्स के फटाफट ढूंढो, ताकि मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे बताएगा। What are fibrous protein and the characteristics of the fibrous protein? Ready? चलो अंकित, पहला पॉइंट, फाइब्रस प्रोटीन कैसा होता है रे? मैम फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। फाइबर यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या लीनियर Yes, ma'am. फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड पॉइंट नितिन, which type of molecular force of attractions are present in the fibrous protein? मैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स होता है बेटा? देखो इधर लिखा आपने फाइब्रस, इधर लिखा ग्लोबुलर। पहला तो इन्होंने बता दिया हमें कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक, तो पहला तो हमारे पास आ गया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? दूसरा क्या हो गया? मैम हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। Yes, it consists hydrogen bonds and disulfide linkage. इतने एनसीईआरटी में नहीं ढूंढ पाए बेटा, ये साफ साफ उसमें लिखा है। और थर्ड पॉइंट, अगर ढूंढ लिया। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट है, इट मींस फाइब्रस मैम प्रोटीन। सॉल्युबल इनसॉल्युबल वाटर। Insoluble in what? गुड, इनसॉल्युबल इन वाटर। हो गई 3 कैरेक्टर। यस मैम। अब इसके एग्जाम्पल 2 याद कर लो, कौन कौन से हो गए? केराटिन और मायोसिन। केराटिन और मायोसिन, या केराटिन और फाइब्रोजिन, या केराटिन इन काल्गोजेंस। कुछ भी 2 एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते थे। यस, सेम Yes, ऐसे ही शाहनवाज बताएंगे
ग्लोबुलर में पहला प्रोटीन कैरेक्टर क्या लिखूं? मैम स्फेरिकल शेप और यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। और तीसरा क्या करूं? अब इसका भी ढूंढो, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉन्ड्स तो लिखे होंगे बेटा चेन्स जी। ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव आराम से देखो कौन सा बॉन्ड है इसमें। पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। पॉलीपेप्टाइड लिंकेज लिखा है बस। बेटा पॉलीपेप्टाइड तो होगी ही होगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बिना पॉलीपेप्टाइड के तो प्रोटीन ही नहीं बना है ना। इसके अलावा बॉन्ड कौन सा होगा? जैसे इसमें तुमने मैम हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड लिखवाया है ना मुझको, इसमें कौन सा होगा लिख लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो ग्लोबुलर में लिख लीजिए कि इट कंसिस्ट 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टरी ये वाला नहीं बच्चा, वो तो स्ट्रक्चर है। मैंने ये सेकंड पॉइंट आपको अपना फाइब्रस में लिखाया था ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड होती फाइब्रस में। ग्लोबुलर में लिख लीजिए कि इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज भी होती है, डाइसल्फाइड लिंकेज। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर। इसमें वॉन्डर वॉल फोर्स भी होता है, और इसमें डाइपोलर इंटरैक्शन भी होता है। क्लियर? यस मैम। इसमें तो केवल ये 2 होते हैं, और जिसमें कम कैंडिडेट होते हैं वो बॉन्ड ऑब्वियस सी बात है ना स्ट्रांग होता है। आपकी अगर फ्रेंडशिप किसी एक फ्रेंड के साथ है तो आपकी फ्रेंडशिप क्या है, बहुत स्ट्रांग है। और आपकी फ्रेंडशिप 10 लोगों के साथ है तो क्या हुआ, आपका ध्यान तो 10 लोगों में डिवाइड हो गया ना। डिवाइड हो गया तो इसका मतलब सबके साथ आपकी दोस्ती बहुत वीक हो गई। वीक हो गई तभी आप कह पाते हो कि ये सॉल्युबल इन वाटर है। क्लियर? मैम मतलब Yes, इसमें ma'am. स्टेरिक हिंड्रेंस टाइप का कुछ वो इफेक्ट लगेगा क्या, इफेक्ट मतलब बल्कि ग्रुप? लग कह सकते हो बच्चा। वॉन्डरवॉल फोर्स क्या है, एक वीक फोर्स मैम ही वो तो बहुत है। फार डिस्टेंस पे लगता है, हाँ, बहुत वीक। बहुत वीक होता है। बस वही कहने का मतलब है ना कि जब ये मल्टीटास्किंग काम करने लगेगा तो कोई भी काम के परफेक्शन में इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। जैसे वहाँ पर तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड, इन दोनों के अलावा कोई और था ही नहीं, तो सारे बॉन्ड्स अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ पर क्या था, कुछ तो बने लेकिन कुछ नहीं बने। जो नहीं बने वो वीक थे, जो वीक थे वो पानी में डिसॉल्व हो रहे थे। इसलिए ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा, जबकि फाइब्रस प्रोटीन सॉल्युबल नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चे? यस मैम। ये हमारा क्लासिफिकेशन किस थ्योरी पर बेस्ड था? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर था। क्लियर? और Yes, ma'am. अगर हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन और द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के बेस पे कर दें, तब हमारा क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी पे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये भी आपकी एनसीईआरटी में है लेकिन बहुत छोटे में है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन, और केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे जब आप इसको डिवाइड करोगे बच्चा, तो भी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला सिंपल प्रोटीन, second one is conjugated protein, and third one is derived protein. Clear?
यस मैम। पहला है सिंपल प्रोटीन, इसमें एक लाइन आप लिख लीजिए कि दीज प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ओनली अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स। जब आपने इसको हाइड्रोलाइज कराया तो क्या बना? ओनली। इस वर्ड को मैंने इसीलिए रेड कलर से कर दिया, यही इसका एक की पॉइंट है। क्लियर? यस मैम। सेकेंड वर्ड हमारा है conjugated type of double proteins. What do you mean by conjugated? मैम वो जहाँ रेजोनेंस टाइप का Same. प्रेजेंट हो, मतलब एक वो जगह लोन पेयर और दूसरी जगह पाई बॉन्ड। नहीं प्रखर, यहाँ पर हम एरोमेटिक में बॉन्ड शिफ्टिंग की बात ही नहीं कर रहे बच्चा, मैम हमने बहुत माइनर डिफरेंस, हाँ बोलो। मतलब बहुत माइनर डिफरेंस होगा इसमें, वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जी नहीं, सिंपल में मैंने क्या वर्ड लिखा? अल्फा अमीनो एसिड देता है। केवल, ओनली, है ना। कॉन्जुगेटेड में ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटीन है तो अल्फा एमिनो एसिड तो होगा ही होगा, बिना इसके तो प्रोटीन बनी नहीं होगी। और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। यस, और इसके साथ साथ एक और पोर्शन होता है जिसे हम कहेंगे नॉन प्रोटीन पार्ट। क्लियर? और Yes, ma'am. इस नॉन प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है प्रोस्थाटिक ग्रुप। क्लियर? यस मैम। और इस प्रोस्थाटिक ग्रुप का जो फंक्शन होता है वो केवल होता है कंट्रोल द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। ये काम करता है केवल कंट्रोल द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। क्लियर? यस और नो? यस मैम। अब जैसे कुछ एक आध एग्जाम्पल तुमको पता होने चाहिए। जैसे मान लीजिए नेम ऑफ प्रोटीन जो है वो हमारी है न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड। यस, बाकी बच्चों को भी समझ में आया? यस यस मैम। मैम। और थर्ड पार्ट बेटा हमने इस प्रोटीन का पढ़ा डिराइव प्रोटीन। डिराइव का मतलब क्या होता है? बनाया हुआ। किसी एक पर्टिकुलर चीज से, जैसे हम लोग हैलो अल्केन्स पढ़ते हैं, दीज आर द डिराइव प्रोडक्ट ऑफ द अल्केन्स। एल्केन्स से डिराइव किया गया, उससे पैदा किया गया है। इसी तरीके से जो डिराइव प्रोटीन होती हैं वो भी किसी से प्रोड्यूस की जाएंगी। तो उसमें लिख लीजिए दीज आर द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन्स। कौन बोल रहा है? शाहनवाज बोल रहा है? यस मैम। एनसीईआरटी से देख के बोल रहे हो या मैम नोट्स बनाया है। बनाए हैं? तब ठीक है। यस मैम। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मुझे लगा बुक से ही देख के बोल रहे तो तब तो कोई फ़ायदा नहीं, और लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। ऑफ सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। क्लियर? यस मैम। वैष्णवी क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। मैम ये एनसीईआरटी में कौन से पेज नंबर पे है? स्टार्टिंग में जहाँ क्लासिफिकेशनों का बच्चा, मैं एनसीईआरटी तो लेके 1 मिनट में मंगा के देखती हूँ, अभी बताती हूँ पेज नंबर भी। तो
इसका मतलब हमारा टास्क हो गया व्हाट आर प्रोटीन, व्हाट आर द मोनोमर ऑफ द प्रोटीन, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द प्रोटीन, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स एसेंशियल नॉन एसेंशियल, और फिर व्हाट आर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में पहला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर हमने पढ़े दो, फाइब्रस और ग्लोबुलर। ग्लोबुलर। दूसरा हमने क्लासिफिकेशन किस बेस पे पढ़ा ऋतु? केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन। तो क्लासिफिकेशन में कितने पार्ट्स आए इसमें? 3। कौन कौन से? सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड। डेराइव प्रोटीन। इट मींस यहाँ तक का प्रोटीन सेक्शन हमारा एनसीईआरटी का कवर। यस मैम। अब नेक्स्ट जब प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हो गया तब इसकी बेटा बेसिक प्रॉपर्टी में आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को समझने के लिए हमें इसके 4 स्टेप्स क्लियर करने पड़ेंगे। पहला, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। थोड़ा सा ये शॉर्ट वर्जन दे रही हूँ, जो रह जाएगा इसको आप एक बार रिवाइज करके रखिएगा। कल जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो पहले इसका कुछ पॉइंट्स रिवाइज करते हुए लास्ट बायोमोलिक्यूल का टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। तो कल हमारा बायोमोलिक्यूल एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। और उसके बाद मैं आपको असेसमेंट पेपर्स दूंगी जिसे आप सॉल्व करोगे, या जिसे आप कह सकते हो कि मैं एक छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगी ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी आई ये मुझे पता चल जाएगी। क्लियर? यस मैम। तो आप आज बचे हुए पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, जिसमें आप बेसिक यूनिट की बात करेंगे, यानी कैसे कोई अमीनो एसिड्स दूसरे अमीनो एसिड से कनेक्ट होता है। फिर दूसरा आता है, इसमें अपनी एनसीईआरटी में ही खोलते देखते जाइए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेसिकली हम जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की यूनिट्स बन के आएंगी पेप्टाइड लिंकेज की, वो पेप्टाइड लिंकेज की सेकेंडरी यूनिट्स किस सीक्वेंस में अरेंज हो सकती हैं। एक हेलिकल के फॉर्म में भी हो सकती थी, प्लीटेड के फॉर्म में भी हो सकती थी। तो अलग अलग शेप में जब ये अरेंज होती हैं इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी में देखिए तो तीसरा उसने दिया है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। क्लियर? प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? फटाफट रिकॉल करो बच्चा, मेरी क्लास वाकई इसके बाद लगातार है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका क्या डिफाइन करता है? बेसिक पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर? यस मैम। लिख लो, फिर कल पूछूंगी फिर भूल जाओगे कि आपने वर्ड क्या दिया था। कि प्राइमरी स्ट्रक्चर refers to the covalent structure। सेकेंडरी में लिख लीजिए in this structure conformations with the polypeptide chains are in a regular manner, maybe helix structure, maybe pleated structures। थर्ड स्ट्रक्चर में लिख लीजिए टर्शरी में ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एंड क्वाटरनरी यानी फाइनल वाले में लिख लीजिए कि in this structure
सब यूनिट्स और प्रोटोमर्स are held together by non-covalent forces. Or in the other words, it refers to the determination of the number of subunits. Quaternary, determination of number of subunits क्लियर? Yes, ma'am. तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी क्लियर हो गई हमारे पास. यस मैम. नेक्स्ट, इस प्रोटीन चैप्टर की लास्ट हेडिंग है बच्चा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट हेडिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. इस पे शॉर्ट नोट आएगा आपके यहाँ. डी मतलब रिमूवल. रिवर्स. नेचुरेशन मतलब नेचुरल करेक्टर. यानी अब तुम इसको ऐसे देखो कि जो हमने अभी आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया वो मान लीजिए लाइक ऐसे सीधी सीधी लाइनें थी. क्लियर? जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आया वो हमने आपको क्या कहा कि ये कुछ क्वाइल्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होती हैं. जो टर्शरी स्ट्रक्चर आता है इसमें कई सारी यूनिट्स आपस में रीयूनियन होकर के सेकेंडरी फिगर को भी क्लियर कर रही हैं. कई सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज आ जाती है, वन डेर वाल्स फोर्सेस आ जाते हैं. और जो क्वाटर्नरी होता है बेटा वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाता है जिसमें हम किसी भी फिगर को सेपरेट ईजिली नहीं कर पा रहे. क्लियर? तो ये हुआ प्राइमरी, ये हुआ सेकेंडरी, ये हुआ टर्शरी और ये हुआ क्वाटर्नरी. डीनेचुरेशन का मतलब यही होता है कि वो अपना नेचुरल कैरेक्टर नहीं छोड़ पाएगा. यानी अगर वो प्रोटीन है तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज तो होगी ही होगी, पेप्टाइड लिंकेज नहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन वो अनक्वाइल्ड से क्वाइल्ड से अनक्वाइल्ड में चेंज हो जाएगा. क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. अब डीनेचुरेशन की डेफिनेशन क्या बनी बच्चा? कैसे डिफाइन करोगे? अब इसको पढ़ो, एनसीईआरटी में लिखा है. Ma'am, Process. when a protein is subjected to physical change, हाँ, तो खाली maybe change in pH or temperature, हाँ, physical Ma'am, property changes but chemical properties does not changes. है ना? Remain same. मैंने तुमसे यही तो कहा कि अगर प्रोटीन चाहे प्राइमरी हो या क्वाटर्नरी, लिंकेज कौन सी है उसमें? पेप्टाइड. पेप्टाइड. लेकिन प्राइमरी से क्वाटर्नरी आते आते क्या खाली बढ़ गया हमारा? उसका फिजिकल कैरेक्टर चेंज होता जा रहा है ना. यस मैम. तो जब आपने इसके पीएच पे, इसके टेम्परेचर पे फ़र्क किया तो ये बहुत अगर चेंज होगा तो क्वाइल्ड से अनक्वाइल्ड हो जाएगा, लेकिन अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा. नहीं करेगा. ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम. And the last heading of this topic is biological function of protein. बायोलॉजिकल फंक्शन में पहला एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल, फिर ट्रांसपोर्ट एजेंट, देन एंजाइम्स की तरह, एंड लास्ट वन इज मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स की तरह. तो हमने पूरा टॉपिक प्रोटीन का आज आपको डिस्कस किया. अगेन रिवाइज दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी, ताकि कल जब आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे किससे
कौन से 2 टॉपिक्स हो गए अपने पास? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। प्रोटीन्स। तो इससे आप आंसर दोगे और 3rd यूनिट न्यूक्लिक एसिड कल मैं आपकी कंप्लीट करूंगी। क्लियर बच्चा? एनी Yes, डाउट? ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. चलो, थैंक यू सो मच। और जो बच्चे नहीं ऐड हो रहे हैं उनको भी कन्विंस कर लो कि टॉपिक रोज एक अगर आपका रिवाइज होगा तो आप ही का बेनिफिट होगा। ठीक है? Yes, ma'am. थैंक यू मैम।